नमस्कार दर्शकों। इस एपिसोड में मैं ब्रफ सुपीरियर मोटरसाइकिलों के इतिहास के बारे में बताऊंगा। द मोटरसाइकिल पत्रिका ने इस तकनीक को मोटरसाइकिलों की रोल्स रॉयस कहा था। ये अमीर लोगों के लिए लग्जरी मशीनें थीं। हर मोटरसाइकिल को 2 बार हाथ से असेंबल कर ग्राहक तक पहुंचने से पहले स्पीड टेस्ट किया जाता था। ब्रॉस सुपीरियर के नाम कई विश्व गति रिकॉर्ड हैं और कई मशीनों में बहुत ही अनोखे तकनीकी प्रयोग थे। जॉर्ज ब्रफ ने शानदार मोटरसाइकिलें बनाई थीं। आइए उनके बारे में जानें। आप क्रसमोटो चैनल पर हैं, आनंद लें। जॉर्ज ब्रफ की मोटरसाइकिलें होंडा की तकनीक से मेल नहीं खा सकती। उनका पूरे उत्पादन काल में 1919 से 1940 तक केवल 3048 यूनिट्स ही बनाई गई थीं। लेकिन इन कम मोटरसाइकिलों ने अपने दौर की सबसे शानदार और तेज मोटरसाइकिलों की पहचान पाई। और सभी ब्रो सुपीरियर में से 1/3 आज भी मौजूद हैं। और जानते हैं, जॉर्ज ब्रफ और सोचिरो होंडा में एक चीज समान थी, वो थी आत्मविश्वास। और अपने उत्पादों में भी वे हर पुर्जे और कंपनी की प्रतिष्ठा को लेकर बेहद संजीदा थे। इन मोटरसाइकिलों की कहानी एक दिलचस्प तथ्य से शुरू होती है। जॉर्ज के पिता विलियम ब्राफ ने नॉटिंघम में डी डियोन इंजन वाली 3 साइकिलें और बाद में ब्राफ ब्रांड की मोटरसाइकिलें बनाईं। सन 1902 से उन्होंने ये काम शुरू किया और 1926 तक इसमें लगे रहे। उनके दूसरे बेटे, जिनका जन्म 1890 में हुआ था, को रेसिंग पसंद थी। उन्होंने लंदन एडिनबर्ग रैली 3 बार जीती। उन्होंने पिता की कंपनी में मोटरसाइकिलें बनाईं और सफल रेसर होने के साथ-साथ कुछ हद तक शोमैन भी थे। माना जाता था कि जॉर्ज और उनके बड़े भाई पिता की तरह पारिवारिक व्यवसाय संभालेंगे। हालांकि जॉर्ज की मोटरसाइकिल की आदर्श बनावट को लेकर अपनी अलग सोच थी। एक किंवदंती है कि एक बार पिता पुत्र में विवाद हुआ था। पहले व्यक्ति रूढ़िवादी थे, जबकि दूसरे युवा और जोशीले थे और मानते थे कि वे अपने पिता से बेहतर मोटरसाइकिलें बना सकते हैं। और ब्रफ जूनियर सेना में सेवा पूरी करने के बाद अपनी खुद की मोटरसाइकिल कंपनी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्रफ सुपीरियर। ब्रांड के नाम के दूसरे शब्द का अर्थ श्रेष्ठ था। इस नाम से भी एक दिलचस्प कहानी जुड़ी है। 1919 में जॉर्ज ने सोचा कि कंपनी का नाम सिर्फ ब्राफ रखना ठीक नहीं, क्योंकि तब प्रोडक्ट्स को पिता की तकनीक से जोड़ दिया जाता। जॉर्ज के दोस्त ने कहा, मोटरसाइकिलें बेहतरीन हों तो उनका नाम वही रखो। ऐसे ब्राफ सुपीरियर ब्रांड बना। यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि यह नाम पिता को चिढ़ाने के लिए चुना गया था या नहीं, और क्या वास्तव में कोई विवाद था भी या नहीं। और जानते हैं, जॉर्ज ब्राफ भले ही कुछ हद तक दिखावा करने वाले थे, लेकिन उनमें इतनी समझ थी कि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं और दावों को सफलता में बदल दिया। वह रेसर थे और दुस्साहसी लोगों के लिए शक्तिशाली मशीनें बनाना चाहते थे। वो पारिवारिक हवेली के सामने एक गराज लेते हैं और मोटरसाइकिल बनाना शुरू करते हैं, साथियों की मदद से। इसमें एक दिलचस्प बात भी है। पहली बेहतरीन ब्रो मोटरसाइकिल सिर्फ जॉर्ज की उपलब्धि नहीं थी। इस कहानी में पर्सी मेयो का जिक्र है, जिनसे जॉर्ज की प्रथम विश्व युद्ध के अंत में फ्रांस में मुलाकात हुई थी। वे विलियम मॉन्टगोमरी, जो शक्तिशाली रेसिंग मोटरसाइकिलें बनाते थे, और कवेंट्री ईगल मोटो कंपनी के उत्पादों से भी परिचित थे। यह हैरानी की बात नहीं है। एक रेसर और डिजाइनर होने के कारण उनके लिए कई जान पहचान बनाना जरूरी था। अधिकांश स्रोतों में पर्सी मेयो को ब्रो सुपीरियर की पहली मोटरसाइकिल के निर्माण में सहभागी नहीं माना गया है। जॉर्ज भी उनका योगदान नहीं मानते थे। लेकिन एक स्रोत में मुझे एक जानकारी मिली। ये मिडलैंड डेली टेलीग्राफ अखबार की 20 जनवरी 21 की कटिंग है। मशीन ड्राइंग, नकल, स्कीम वगैरह के मामलों में मुझसे संपर्क करें। हाल ही में तैयार किए गए मॉडल और वर्किंग ड्राइंग्स ब्रफ सुपीरियर मोटरसाइकिल के लिए 1919 में। डिजाइन कार्यालय लेफ्टिनेंट पर्सी मेयो, वाइली रोड 41, रेडफोर्ड। संभव है कि किसी मोड़ पर पर्सी और जॉर्ज अलग हुए हो या झगड़ा हुआ हो, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। फिर भी इससे ये नहीं बदलता कि ब्रफ बेहतरीन मोटरसाइकिलें बनाता था। सन 1919 में पहला ब्रो सुपीरियर मार्क 1 मोटरसाइकिल का प्रोटोटाइप बनाया गया था।
जिसमें जॉन एल्फ्रेड प्रेस्टविच की डिजाइन का 980 सीसी का वी-ट्विन इंजन लगा था, जिसमें वॉल्व ऊपर की ओर थे और इसे जॉर्ज की मांगों के अनुसार मॉडिफाई किया गया था। ओलंपिया प्रदर्शनी में करीब 160 मोटरसाइकिलें पेश हुईं, जिनमें 50 वी-ट्विन इंजन वाली थीं, पर अधिकतर साइडकार के साथ चलाने के लिए बनी थीं। स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलों में अपेक्षाकृत छोटे इंजन होते थे और 1 लीटर का स्पोर्ट्स मार्क 1 बेजोड़ था और उसने धूम मचा दी थी। कीमत की घोषणा के 48 घंटों के भीतर जॉर्ज को लगभग 20 उत्साही लोगों से चेक मिले जो ब्रॉस सुपीरियर मोटरसाइकिल खरीदना चाहते थे। शुरुआती उत्पादन चरण में ब्रफ मांग पूरी नहीं कर पाया। दूसरा, प्रोटोटाइप केवल 1920 के मध्य तक तैयार हुआ था और इसके बारे में 30 सितंबर 1920 को द मोटरसाइकिल पत्रिका में एक लेख छपा था। जनवरी 1921 में यह महसूस करते हुए कि उत्पादन क्षेत्र बहुत छोटा है, जॉर्ज हाइन रोड पते पर एक नई जगह पर चले जाते हैं। उसी साल अप्रैल तक नए कारखाने में उत्पादन पूरी क्षमता के साथ शुरू हो गया था और कुल 3 मोटरसाइकिलें बनाई गई थीं। साथ ही अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना अच्छा है, ब्राफ ने यही किया। सन 1922 में ब्रुकलेंस ट्रैक पर साइड वॉल वी-ट्विन मॉडल ने डेब्यू किया और इस मोटरसाइकिल ने सच में साबित कर दिया कि ये बेहतरीन है। ब्रुकलेंस के ऊबड़ खाबड़ ट्रैक पर जॉर्ज ब्राफ ने खास तैयार मशीन से 160 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ी। साइड वॉल्व इंजन वाली मोटरसाइकिल के लिए यह नया रिकॉर्ड था। इस मॉडल को जल्दी ही SS80 नाम से पेश किया गया। 2 अक्षर S का मतलब था सुपर स्पोर्ट और 80 का मतलब था गारंटीड स्पीड मील में जो मोटरसाइकिल हासिल कर सकती थी। यह लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक सफलता थी। 22वें साल में उत्पादन की मात्रा 34 गुना बढ़ गई। कुल मिलाकर 103 मोटरसाइकिलें बनाई गईं। SS80 के अलावा मार्क 1 और मार्क 2 मॉडल भी बनाए गए थे। उसी लाइनअप के साथ ये मॉडल 23वें साल में भी जारी रहे। प्रारंभिक मार्क 1 को प्रसिद्ध 986 सीसी वी आकार के 2 सिलेंडर वाले JAP इंजन से लैस किया गया था। ओवरहेड वॉल्व और सिलेंडरों के बीच का कोण 50 डिग्री था। एक वैकल्पिक संस्करण भी था जिसमें लंबे स्ट्रोक पिस्टन और साइड वॉल्व थे, जो साइडकार मोटरसाइकिल के लिए था और बाद में स्टैंडर्ड विकल्प बना। गियरबॉक्स स्टर्मी और आर्चर से, फोर्क्स मॉन्टगोमरी से मंगवाए जाते थे, जबकि फ्रेम और एक्सेसरीज मिडलैंड्स के विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते थे, जो ब्रिटिश मोटरसाइकिल उद्योग का केंद्र है। 1922 में स्पोर्ट्स SS80 के आने के साथ ही मार्क 2 ने टूरिंग मोटरसाइकिलों की जगह ले ली। मार्क 2 पर कभी-कभी ब्रिटिश वी आकार के बार एंड स्ट्राउड इंजन, जिनकी क्षमता 99 सीसी थी, और स्विस मैग इंजन, जिनकी क्षमता 733 सीसी और 993 सीसी थी, इस्तेमाल किए जाते थे। शुरुआत से ही जॉर्ज ब्राफ की मशीनों ने खुद को तेज, शक्तिशाली और अभिजात्य साबित किया। ब्रफ सुपीरियर के अधिकांश मोटरसाइकिल ग्राहक की इच्छाओं के अनुसार विशेष ऑर्डर पर बनाए जाते थे और शायद ही कभी 2 मोटरसाइकिल एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन में मिलती थीं। सन 1923 में द मोटरसाइकिल पत्रिका के पत्रकार टिग ने पहली बार ब्रफ सुपीरियर की तुलना मोटरसाइकिलों की रोल्स रॉयस से की, जब उन्होंने उसी साल अप्रैल में SS80 मॉडल का परीक्षण किया। इससे मोटरसाइकिलों की उच्च गुणवत्ता को रेखांकित किया गया। जॉर्ज ब्रफ ने इस तुलना का फायदा उठाया और इस वाक्यांश को 1924 के विज्ञापन पुस्तिकाओं में शामिल कर लिया। 1928 तक मोटरसाइकिलों की रोल्स रॉयस वाक्यांश कंपनी के विज्ञापन का मुख्य हिस्सा बन गया था। (1924) में अपडेटेड SS80 मॉडल लॉन्च की गई थी और उसी साल अक्टूबर में SS100 मॉडल की भी शुरुआत हुई थी। SS100 में ओवरहेड वॉल्व वाला JAP इंजन लगाया गया था, जबकि SS80 में साइड वॉल्व इंजन था। कहा जाता है कि यह उस मोटरसाइकिल की सटीक कॉपी थी जिस पर बर्ट लेवाक ने 1924 में 9 विश्वगति रिकॉर्ड तोड़े थे। लेवाक सिर्फ रेसर ही नहीं बल्कि JAP मोटर कंपनी में इंजीनियर डेवलपर भी थे। 6 जुलाई 1924 को हार्बर्ट ने आर्पाजोन कस्बे के पास के ट्रैक पर, जो 20 के दशक में स्पीड रिकॉर्ड बनाने के लिए मशहूर था,
जेपी इंजन वाली ब्रफ सुपीरियर मोटरसाइकिल पर मोटरसाइकिल की सबसे तेज गति का रिकॉर्ड बनाया। नियंत्रण खंड पर उनकी औसत गति 191.59 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेवाक ने साइडकार वाली ब्रफ सुपीरियर मोटरसाइकिल से 160 किमी पर घंटा की रफ्तार का रिकॉर्ड बनाया। एक और मोटरसाइकिल की सर्वोच्च गति का रिकॉर्ड 25 अगस्त 1922 को ब्रफ सुपीरियर मशीन ने अपने नाम किया। बर्ट लेवाक ने 207.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की। ये उपलब्धियां ब्रांड के लिए शानदार प्रचार थीं। इस तस्वीर में जॉर्ज ब्रफ को गति रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करते देख सकते हैं। अर्पाजोन 1928। उन्होंने 210 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की, लेकिन वापसी की दौड़ के दौरान इंजन बंद हो गया, जिससे रिकॉर्ड अनौपचारिक रह गया। ब्राफ ने दोबारा कोशिश नहीं की और SS 100 मॉडल को उसी मोटरसाइकिल के रूप में पेश किया गया जिसमें बर्ट लेवाक ने रेस लगाई थी। हर बाइक को 2 बार हाथ से असेंबल किया जाता था। शुरुआत में उसे पूरी तरह असेंबल किया जाता था, फिर उसे खोल दिया जाता था और सभी पार्ट्स को जरूरत के हिसाब से पेंट या इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता था। अंत में पूरी तरह से तैयार पार्ट्स दोबारा असेंबल होते थे। हर मोटरसाइकिल का टेस्ट ड्राइव किया जाता था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह स्पेसिफिकेशन के अनुसार है और उसे खुद जॉर्ज ब्राफ द्वारा प्रमाणित किया जाता था। SS 100 मॉडल की डिलीवरी से पहले उसे 100 मील प्रति घंटा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक की रफ्तार पर टेस्ट किया जाता था। SS 80 मॉडल का टेस्ट 80 मील या 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर होता था। इन परीक्षणों के लिए फैक्ट्री के पास एक विशेष सड़क बनाई गई थी, जिसकी लंबाई 1 और 3/4 मील थी। अगर कोई मोटरसाइकिल स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं होती थी, तो उसे सुधार के लिए फैक्ट्री में वापस भेजा जाता था, जब तक कि वह सही ढंग से काम न करने लगे। यूनिकनेस की बात करें तो 1920 के दशक की शुरुआत में सैडल शेप का टैंक सिर्फ जॉर्ज ही पेश करते थे। उस समय जब दूसरे निर्माता पहले ही 1910 के दशक के चौकोर टैंकों को छोड़कर ज्यादा गोल आकार अपना रहे थे, तब भी वे चौड़ा सैडल टैंक सिर्फ 1928 में ही पेश कर पाए। 1924 में ब्रॉस सुपीरियर मोटरसाइकिलों पर आज हमारे लिए आम, लेकिन उस समय के लिए इनोवेटिव थ्रॉटल ग्रिप आई, जबकि उस समय आमतौर पर लिवर का इस्तेमाल किया जाता था। SS 100 की बिक्री शुरू होते ही SS 80 और 100 दोनों के लिए कैसल फ्रंट फोर्क विकल्प के रूप में मिल गई। इससे पहले जॉर्ज ब्राफ ने केवल वही फोर्क्स इस्तेमाल किए थे जो हार्ले डेविडसन की तरह थीं, जिन्हें पहली बार 1916 में मॉडल जे पर पेश किया गया था। मामला यह था कि जॉर्ज को लगता था हार्ले की फोर्क्स तेज रफ्तार पर सबसे बेहतर काम करती हैं। नुकसान ये था कि आगे के पहिए पर ब्रेक नहीं था, इसलिए डिजाइन सुधारना पड़ा और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1924 में जॉर्ज ब्राफ और हैरल्ड कार्सलेक के नाम पर कैसल फोर्क के आविष्कार के लिए एक पेटेंट जारी किया गया, जिसमें आगे ब्रेक ड्रम था। ये उल्लेख करना चाहिए कि हार्ले डेविडसन ने अपनी खुद की डिजाइन को आगे के ब्रेक के साथ इस्तेमाल करने के लिए केवल 1928 में ही संशोधित किया था। जॉर्ज बेहतरीन मोटरसाइकिलें बना रहे थे, फिर भी वे और परिपूर्णता चाहते थे। ब्राफ के अनुसार आदर्श मोटरसाइकिल में 4 सिलेंडर इंजन होना चाहिए। अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने की कोशिश में 1927, 1928 और फिर 1931 में ब्राफ ने काफी पैसा खर्च कर दी। 27 के पहले प्रोटोटाइप में खुद के डिजाइन का V4 इंजन लगाया गया था। फिर 28 में अगले प्रोटोटाइप की फ्रेम में मैग कंपनी का इनलाइन 4 इंजन लगाया गया। 1930 तक जॉर्ज ने समझ लिया था कि प्रोडक्शन इंजन का इस्तेमाल करने से बेहतर कोई समाधान नहीं है। चयन ऑस्टिन कंपनी के इंजन पर हुआ, जो बजट में और भरोसेमंद ऑस्टिन 7 कारों के लिए जानी जाती थी। 1931 में जनता के सामने ब्रफ सुपीरियर ऑस्टिन 4 मोटरसाइकिल पेश की गई। इसकी शुरुआत ने तहलका मचा दिया। ऑस्टिन कार का इनलाइन 4 इंजन, ड्यूअल रियर व्हील और शानदार साइड कार। ऑस्टिन कार का स्टैंडर्ड इंजन एक इनलाइन 4 था, जिसकी क्षमता 747 सीसी थी और अधिकतम शक्ति 10 हॉर्स पावर थी, जिसमें वाटर कूलिंग थी और यह 3 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता था। एकमात्र चीज जो जॉर्ज ब्रफ ने प्रोडक्शन इंजन में बदलना चाहा, वो थी हल्के सिलेंडर हेड की स्थापना और क्षमता को बढ़ाकर 800 घन सेंटीमीटर करना।
जॉर्ज बेहतरीन व्यापारी थे और उनके सुधारों ने इंजन की शक्ति बढ़ाई, लेकिन वो ये नहीं बताते थे कि कितना। एहतियातन ब्रफ ने द मोटरसाइकिल पत्रिका में नई मोटरसाइकिल के बारे में पहले लेख में स्पष्ट किया कि यह आरामदायक साइडकार यात्रा के लिए है, रेसिंग के लिए नहीं। असल में ब्रफ द्वारा सुधारे गए इंजन की शक्ति काफी कम थी, लेकिन यह अनोखा मोटरसाइकिल साइडकार के साथ भी अपनी जबरदस्त टॉर्क की वजह से तेजी से रफ्तार पकड़ने का दावा कर सकता था। ब्रो सुपीरियर ऑस्टिन 4 को 18 महीनों तक विकसित किया गया और इस दौरान कंपनी के मालिक जॉर्ज ब्रफ और उनकी विज्ञापन और मार्केटिंग में शानदार कौशल की वजह से इस मशीन ने मोटरसाइकिल समुदाय का काफी ध्यान आकर्षित किया। हालांकि यह मोटरसाइकिल सही समय पर नहीं आई। इसका उत्पादन 1932 में शुरू हुआ, जब महामंदी अपने चरम पर थी। फैक्ट्री गेट से सिर्फ 10 मोटरसाइकिलें निकली, जिनमें ऑस्टिन का 4 सिलेंडर इंजन था। 8 मॉडल 1932 में, एक 1933 और 1934 में बने। आज तक इन शानदार मशीनों में से 9 बची हुई हैं। ब्राफ ने मोटरसाइकिल विकास पर उस समय 1000 पाउंड स्टर्लिंग खर्च किए और एक नई ऑस्टिन 4 188 पाउंड में बिकती थी, जो SS 100 मॉडल से भी सस्ती थी। SS 80 और 100 मॉडल अपनी श्रेष्ठता के लिए किस चीज के ऋणी हैं, यह विस्तार से बताना जरूरी है। याद है, ब्रुकलैंड्स में SS 80 ने 160 किलोमीटर भी घंटा की रफ्तार पकड़ी थी। ये उस समय के 32 हॉर्स पावर इंजन की ताकत थी। शुरुआत में योजना थी कि SS 100 मॉडल लाइनअप में 80 की जगह लेगा। हालांकि इसकी अच्छी बिक्री ने इस फैसले को बदलने पर मजबूर कर दिया और दोनों मॉडल में सुधार करके उन्हें 1939 तक बनाया जाता रहेगा। वही मोटरसाइकिल जिसने 1922 में रिकॉर्ड बनाया था, उसका उपनाम ओल्ड बिल था और अपनी रेसिंग करियर में उसने 52 में से 51 रेसें जीती थीं। केवल एक बार वह टायर पंचर के कारण जीत नहीं सका, जो फिनिश लाइन से ठीक पहले हुआ। वैसे जॉर्ज ब्रफ फिनिश लाइन पार कर गए, लेकिन मोटरसाइकिल से गिरकर। जॉर्ज 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हैंडल के ऊपर से उड़कर लुढ़कते हुए गिर गए। वो चमत्कार से बच गए, उन्हें सिर्फ गहरी चोटें और खरोंचें आईं। ब्राफ मशहूर रेसर थे, जिन्होंने एक गंभीर हादसे के बाद 8 महीने अस्पताल में रहकर इलाज और त्वचा ग्राफ्टिंग के चलते खेल छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कभी सुरक्षात्मक कपड़े नहीं पहने। अब SS 100 मॉडल पर बात करें। यह गाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार गारंटी के साथ पकड़ सकती थी। इसके इंजन की क्षमता का भी जिक्र जरूरी है। स्टॉक में 1 लीटर V-twin JF मॉडल KTOR 4800 RPM पर 45 हॉर्स पावर की ताकत दिखा सकता था। SS 100 के 1924 में मोटरसाइकिल प्रदर्शनी में डेब्यू के बाद 1 साल बाद अल्पाइन ग्रैंड स्पोर्ट्स वर्शन को पूरी टूरिस्ट किट के साथ पेश किया गया था। उसी साल ब्राउ सुपीरियर ने पेंडिन रेसिंग वर्शन लॉन्च किया, जिसका नाम पेंडाइन के रेत के मैदानों पर रखा गया, जहां मैल्कम कैम्पबेल ने कई विश्वगति रिकॉर्ड बनाए। इस वर्शन का इंजन ट्यून किया गया था और बाइक कानूनी रूप से 180 की स्पीड पर चल सकती थी। 1929 तक बेसिक SS 100 मॉडल की पावर बढ़कर 50 हॉर्स पावर हो गई थी और 1934 में पेंडिन रेसिंग को JAP का जबरदस्त इंजन मिला, 75 हॉर्स पावर। और 1935 तक यह सब कुछ 3 स्पीड गियर बॉक्स के साथ किया जाता था, जिसमें गियर हाथ से बदले जाते थे। 1935 में फुट शिफ्टिंग मैकेनिज्म आया। अगले साल मोटरसाइकिल में नॉर्टन की 4 स्पीड गियर बॉक्स लगी। इस बेहतरीन मोटरसाइकिल ने कई रिकॉर्ड बनाए और रेस जीती हैं। रिकॉर्ड्स पर पहले भी बात हुई है, अब और भी बताते हैं। 1932 में रोनाल्ड स्टोरी ने ब्राइटन में स्टैंडिंग स्टार्ट से आधा मील 130.5 किमी घंटा की रफ्तार से तय किया था। 1939 में नोएल पोप ने ब्रुकलैंड्स ट्रैक पर SS 100 से 200.38 किमी प्रति घंटे का नया रिकॉर्ड बनाया। SS 80 और 100 जैसी दिग्गज मॉडल्स के अलावा ब्रफ सुपीरियर की लाइनअप में और भी कई मॉडल्स मौजूद थे। उदाहरण के लिए 1926 में ओलंपिया प्रदर्शनी में OHV 680 मॉडल पेश की गई थी और 1 साल बाद
वह सीरियल प्रोडक्शन में चली गईं। 3 अक्षर इंजन के ओवरहेड वॉल्व होने और अंक नए जेएपी इंजन की क्षमता को दिखाते थे, जिसे साइड वॉल्व इंजन पर बनाया गया था। जॉर्ज ने 680 मॉडल को मिनिएचर SS 100 के रूप में वर्णित किया था। जब इस मोटरसाइकिल को उसके बड़े भाई के साथ रखा जाता था तो यह सचमुच एक छोटे SS 100 की तरह दिखती थी। इसी अनुपात की वजह से नया ब्रफ सुपीरियर सही अनुपात में बना रहा और अपने आप में ज्यादा छोटा नहीं दिखता था। व्हील बेस 1423 मिलीमीटर था, फ्यूल टैंक 10 लीटर का था और अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसकी कीमत SS 100 की कीमत के 2/3 के बराबर थी, लेकिन ये वही उत्कृष्टता और लगभग उतना ही आनंद देता था। कुल कीमत 100 पाउंड थी, लेकिन अगर खरीदार 10 पाउंड और देता तो उसे इलेक्ट्रिक लाइट और हॉर्न भी मिल सकता था। मोटरसाइकिल की हैंडलिंग बेहतरीन थी, जिससे चालक को सुरक्षा और आराम मिलता था। तब लोग अक्सर इंजन की स्मूथनेस की तारीफ करते थे। इस मॉडल का आना एक समझदारी भरा मार्केटिंग कदम था। जब ब्रो सुपीरियर नाम ने पहले ही अपनी प्रतिष्ठा बना ली थी, तब सस्ती मॉडल ने और भी ज्यादा मोटरसाइकिल प्रेमियों को ब्रो सुपीरियर का मालिक बनने का मौका दिया। सन 1928 की शुरुआत में एक यादृच्छिक रूप से चुने गए OHV 680 इंजन को टोटनहैम में जेएपी की उत्पादन साइट पर कड़ी परीक्षा से गुजारा गया। परीक्षण स्वतंत्र पर्यवेक्षक की मौजूदगी में किए गए थे। इंजन ने कई परीक्षणों में 50 घंटे तक काम किया, 2 10 घंटे के और 6 5 घंटे के। कार्बोरेटर का थ्रॉटल आधा खुला था, जिससे इंजन 3000 आरपीएम पर चलता रहा। यह प्रयोग उस दूरी के बराबर था जो 88 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4828 किलोमीटर चलने पर तय होती है। मापा गया ईंधन खर्च 100 किलोमीटर पर 4.35 लीटर था। परीक्षण के बाद इंजन को पूरी तरह से खोलकर जांचा गया। किसी भी हिस्से में घिसावट नहीं पाई गई, दहन कक्षों में कार्बन जमा नहीं था और पिस्टनों पर भी बहुत कम था। जांच के बाद इंजन जोड़ा गया और सड़क परीक्षण पास किया। 1929 में मॉडल 680 को पिछला पहिया सस्पेंशन मिला। पहले पूरे साल के उत्पादन में कुल 144 मोटरसाइकिलें बेची गईं। तुलनात्मक रूप से कम कीमत ने OHV 680 की बिक्री को तुरंत सफल बना दिया, जिसका परिणाम 547 बनी मोटरसाइकिलों में दिखा। इस संख्या को केवल मॉडल SS 80 ने ही पीछे छोड़ा। 10 का उत्पादन सन 36 में बंद कर दिया गया था। ब्रो सुपीरियर SS 100 के एक खास प्रशंसक लॉरेंस ऑफ अरेबिया थे, जिनका असली नाम थॉमस एडवर्ड लॉरेंस था, जो एक महान ब्रिटिश खुफिया अधिकारी, पुरातत्वविद और लेखक थे। उनके पास 8 ब्रो सुपीरियर मोटरसाइकिलें थीं, जिनमें से ज्यादातर SS 100 मॉडल थीं। इस बाइक पर उन्होंने 1922 से 1,60,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय की थी। गति के प्रति प्रेम ने लॉरेंस को बर्बाद कर दिया। सुकून की तलाश में उन्हें मौत मिल गई। अपने 7वें ब्रो सुपीरियर पर, जबकि 8वीं मोटरसाइकिल ऑर्डर की गई थी और जल्द ही उसके गैराज में आने वाली थी, 13 मई 1935 को थॉमस एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। दृश्यता सीमित थी, सड़क नीचे जा रही थी और उन्होंने 2 लड़कों को साइकिल पर जाते देखा। टक्कर टालने के लिए लॉरेंस ने मोड़ लिया, नियंत्रण खोकर हैंडल से आगे गिर गए। हेलमेट ना पहनने से उन्हें गंभीर सिर की चोट लगी और वे कोमा में चले गए। 6 दिन बाद लेफ्टिनेंट लॉरेंस अस्पताल में बिना होश में आए ही चल बसे। ये घटना चर्चित रही और एक प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु ने कई मोटरसाइकिल चालकों की जान बचाई। डॉक्टर ह्यू कर्न्स, जो लॉरेंस की 6 दिन की कोमा के दौरान उनकी देखरेख कर रहे थे, ने मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं और सिर की चोटों के संबंध पर शोध कर उसके परिणाम ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित किए। ये इस विषय पर इतिहास में पहली रिपोर्ट थी। कर्न्स ने कहा कि अगर रेसर्स के सिर सुरक्षित होते तो ब्रिटेन में मोटरसाइकिल चालकों की हजारों मौतें रोकी जा सकती थीं। इससे डॉक्टर कर्न्स, जो ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे, ने सैन्य मोटरसाइकिल चालकों के लिए सिर की सुरक्षा अनिवार्य करवाने की मुहिम चलाई। उनकी कोशिशें सफल रहीं और 1941 तक सैन्य मोटरसाइकिल चालकों के लिए कॉर्क रबर हेलमेट अनिवार्य हो गए। ये मोटरसाइकिल हेलमेट विकास में अहम कदम था।
एक अन्य मॉडल का इतिहास मोटरसाइकिल उद्योग और लोगों की खरीद क्षमता पर महामंदी के प्रभाव से जुड़ा है। जॉर्ज ब्राफ की मोटरसाइकिलें समाज के बहुत ही अमीर और छोटे वर्ग के लिए बनाई गई थीं। 30 के शुरुआती वर्षों में बिक्री आधी हो गई थी। कुछ करना जरूरी था। 1932 में अपडेटेड SS80 की शुरुआत और एक साल बाद पूरी लाइनअप के सभी मॉडलों का अपडेट कोई खास नतीजा नहीं दे सका और 1933 में पूरी तरह से नई बनाई गई मोटरसाइकिल, जिसका नाम 1150 था, पेश की गई। यह मोटरसाइकिल विदेशों से, खासकर पुलिस से आए कई अनुरोधों का जवाब थी, जिन्हें SS100 जितना ही ताकतवर लेकिन सस्ता और साधारण साइड वॉल्व वाले इंजन वाला मोटरसाइकिल चाहिए था। 1150 को 2 सिलेंडर वाला V आकार का JAP LTZ इंजन मिला, जिसकी क्षमता 1096 घन सेंटीमीटर थी, जिसे जॉर्ज के अनुसार खास तौर पर ब्रो सुपीरियर के लिए डिजाइन किया गया था। सिलेंडरों के बीच का कोण 60 डिग्री था, जबकि सामान्यतः यह 50 डिग्री रहता है। इससे टॉर्क बढ़ा और साइडकार के साथ ही स्मूथ राइड का वादा करता था। मोटरसाइकिल की घोषणा में जॉर्ज ब्राफ ने 1150 सीसी इंजन की क्षमता बताई, लेकिन पिस्टन का डायमीटर और स्ट्रोक नहीं बताया। यह जॉर्ज ब्राफ की एक चालाक मार्केटिंग रणनीति थी, जो उनके लिए आम थी। दरअसल नाम में दिए गए अंकों का संयोजन एक खास अर्थ से जुड़ा था। इसका मतलब था 11 RAC हॉर्स पावर, जो यूनाइटेड किंगडम में वाहन कर की गणना के लिए इस्तेमाल होता था, और 50 अधिकतम प्रभावी पावर। इस तरह ग्राहक मोटरसाइकिल का नाम सुनते ही एक शक्तिशाली मशीन की कल्पना करता था, जिससे वह बचत कर सकता था। असल में 1150 इंजन की शक्ति लगभग 32 से 36 हॉर्स पावर के बराबर थी। एकल संस्करण में, जिसमें केवल एक चालक होता था, मोटरसाइकिल 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती थी, जबकि साइड कार और 2 यात्रियों के साथ यह गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित हो जाती थी। ब्राउस सुपीरियर 1150 को आलोचकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली और यह पुलिसकर्मियों को भी बहुत पसंद आया, जिनके लिए इसे बनाया गया था। यह हैरान करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गारंटीड स्पीड पर 1150 चला रहे पेट्रोलिंग पुलिसकर्मी से बहुत कम लोग बच पाते थे। विदेशों में बिक्री की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से पता है कि 1150 मॉडल अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों की पुलिस में सेवा में था, और स्वाभाविक रूप से 1150 अपने देश में भी सेवा में था। महान मंदी के प्रभाव से निपटने के प्रयासों में से एक था ओवरहेड 500 मॉडल का 1930 में डेब्यू, जिसमें ब्रांड के इतिहास का सबसे छोटा इंजन था। यह एक सिंगल सिलेंडर इंजन वाली मोटरसाइकिल थी। उस समय की 500 सीसी सिंगल सिलेंडर बाइकों से कमजोर प्रदर्शन और ज्यादा कीमत के कारण इस बाइक के सफल होने की संभावना नहीं थी। 2 साल के उत्पादन में ऐसी सिर्फ 9 मोटरसाइकिलें ही बिक पाईं। थोड़ा पहले 1928 में 500 सीसी मॉडल की किस्मत को ही 750 सीसी साइड वॉल ट्विन मॉडल ने भी दोहराया, जिसे यूं कहे तो गरीबों के लिए SS80 कहा जा सकता है। 30 के दशक के मध्य में JAP इंजनों की गुणवत्ता गिरने लगी, जिससे जॉर्ज ब्राफ बहुत निराश थे। अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कंपनी ने मैचलेस कंपनी के इंजनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और इसी के साथ वे मोटरसाइकिलें बनाते रहे जो अपनी बेहतरीन गुणवत्ता और प्रदर्शन के लिए जानी जाती थीं। ये समय मैचलेस के वर्षों के नाम से जाना जाता है। बदलाव के बावजूद ब्रांड ने अपनी अनूठी पहचान और उत्कृष्ट कारीगरी की प्रतिबद्धता बनाए रखी, और जॉर्ज अब भी हर मोटरसाइकिल के निर्माण की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते थे, ताकि ब्राउस सुपीरियर से जुड़ी उच्चतम गुणवत्ता के मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। क्या आपको याद है, ब्राफ ने एक आदर्श 4 सिलेंडर मोटरसाइकिल बनाने की कोशिश की थी? यह विचार कहीं गया नहीं था, और 1937 में एक बिल्कुल अनोखे इंजन वाले नए प्रोटोटाइप पर काम शुरू हो गया। इस इंजन को जॉर्ज ब्राफ ने आइक हैच व फ्रेडी डिक्सन के साथ मिलकर विकसित किया। साथ ही एविएटर्स से जान पहचान भी काम आई। इंजन का विचार कैप्टन जैक पॉलीटॉप से आया था, जो हाइड्रोप्लेन के साथ काम करते थे, और इस तथ्य का पता केवल 1956 में ही चला। यह विचार ब्राफ को बताया गया था, और इंजन का पहला प्रोटोटाइप शेल्टन मोटर्स ने बनाया, जो पॉलीटॉप के लिए हाइड्रोप्लेन बनाती थी। इसी तरह ब्रो सुपीरियर गोल्डन ड्रीम मोटरसाइकिल अस्तित्व में आई, जिसमें H4 इंजन लेआउट था। हालांकि मॉडल का आधिकारिक नाम सिर्फ ड्रीम था,
लेकिन प्रदर्शनी प्रोटोटाइप्स की रंगत के कारण उन्हें गोल्डन ड्रीम कहा जाने लगा। ऐसा इंजन जटिल लेकिन संतुलित, कॉम्पैक्ट और अच्छी तरह ठंडा होने वाला था। कनेक्टिंग रॉड्स फोर्क एंड ब्लेड टाइप थे, इसलिए उनका एक ही कनेक्टिंग रॉड पिन था। जब पिस्टन की एक जोड़ी बाईं ओर जाती थी तो दूसरी दाईं ओर, जिससे संतुलन बना रहता था। प्राथमिक, द्वितीयक और उच्च स्तर के कंपन एक दूसरे को संतुलित कर देते थे। दो क्रैंकशाफ्ट जो विपरीत दिशाओं में घूमते थे, ऑपोजिट इंजनों में होने वाले रिएक्टिव मोमेंट को खत्म कर देते थे। शुरुआत में इंजन में सिलेंडर के डायमीटर और पिस्टन स्ट्रोक का अनुपात स्क्वायर था, 68 गुणा 68 मिलीमीटर। इसलिए इसकी क्षमता 988 घन सेंटीमीटर थी। निचले कैम्पशाफ्ट गियर ड्राइव से चलाए जाते थे। बाद में इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा बदलाव किया गया। इसका आकार 71 गुणा 63 मिलीमीटर हो गया। अब कैम्पशाफ्ट चेन से चलाए जाने लगे और वॉल्यूम 998 घन सेंटीमीटर हो गया। इंजन को छोड़कर उन वर्षों के लिए यह डिजाइन काफी सामान्य थी। डुप्लेक्स फ्रेम, दोनों पहियों पर ड्रम ब्रेक, आगे स्प्रिंगर फोर्क, पीछे के रिजिड सस्पेंशन को आराम के लिए कॉइल सस्पेंशन से बदल दिया गया। गोल्डन ड्रीम की कीमत 185 पाउंड थी और सुनहरे रंग में 195 पाउंड। जॉर्ज ब्रफ की कृति ने पहली बार 1938 में लंदन के अर्ल्स कोर्ट मोटर शो में आम जनता के सामने डेब्यू किया और तहलका मचा दिया। ये मोटरसाइकिल ब्राउ सुपीरियर की भव्यता और विशिष्टता का प्रतीक थी, जिसे उन अमीर ग्राहकों के लिए बनाया गया था जो उत्कृष्टता और प्रदर्शन चाहते थे। नई तकनीक में शुरुआती समस्याएं थीं, जिन्हें कंपनी सुलझा रही थी, लेकिन जॉर्ज ब्रफ की योजनाओं को द्वितीय विश्व युद्ध ने रोक दिया। इस उत्कृष्ट कृति के 5 नमूने बनाए गए थे, जिनमें से 3 आज तक सुरक्षित हैं। जहां तक शक्ति, टॉर्क वगैरह की बात है, ये आंकड़े दुर्भाग्यवश अज्ञात हैं। सितंबर 1939 में कंपनी ने मोटरसाइकिलों का उत्पादन बंद करना शुरू कर दिया। मॉडल 1150 के अंतिम 10 नमूने 1940 में बनाए गए थे और फिर कंपनी ने विमानन उद्योग के लिए पुर्जे बनाने का काम शुरू कर दिया। ब्राफ की उत्पादन क्षमता का उपयोग कर उसे बढ़ाया गया ताकि रोल्स रॉयस मर्लिन विमान इंजन के पुर्जे बन सकें। विडंबना है कि जॉर्ज ब्राफ की मोटरसाइकिलों की रोल्स रॉयस जैसी कारों से तुलना होती थी और अब दोनों साथ काम कर रहे हैं। युद्ध के बाद भी ब्रो सुपीरियर ने विमानन से जुड़ाव रखा और उसकी मोटरसाइकिलें इतिहास की महान किंवदंतियां बनी। जॉर्ज ब्राफ ने सही अनुमान लगाया था कि युद्ध के बाद का समय आम लोगों के लिए लग्जरी मोटरसाइकिलें खरीदने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। जॉर्ज ने एक लंबा और शानदार जीवन जिया और 12 जनवरी 1970 को अपने पेंडन स्थित घर में 79 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उसी छोटे शहर में जहां रेत वाला समुद्र तट रफ्तार के शौकीनों में लोकप्रिय था। जॉर्ज की मृत्यु के बाद कंपनी को बंद कर दिया गया। दिग्गज ब्रांड हमेशा वापस आते हैं। 2008 में ब्रिटिश व्यवसायी मार्क एफहेम ने ब्राउ सुपीरियर ब्रांड के अधिकार खरीदे और नई तकनीक के डिजाइन पर काम शुरू किया। पहली नई ब्रो सुपीरियर SS100 मोटरसाइकिल 2013 में जनता के सामने पेश की गई थी। नई SS100 का बाहरी रूप और संरचना मूल ब्रो सुपीरियर की क्लासिक शैली की याद दिलाते हैं। साथ ही एफएम आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने में हिचकिचाते नहीं हैं। आधुनिक ब्रो सुपीरियर 20वीं सदी की शुरुआत से आता है। ये अमीर लोगों के लिए प्रीमियम मोटरसाइकिलें हैं। पुनर्जागरण के बाद कंपनी को अपनी मोटरसाइकिलों के लिए कई पुरस्कार और सराहना मिली। साल 2018 में कंपनी ने लिमिटेड एडिशन AMB 001 पेश किया। ये मोटरसाइकिल एस्टन मार्टिन के साथ मिलकर बनाई गई थी। AMB 001 टर्बोचार्ज्ड इंजन और कार्बन फाइबर फ्रेम से लैस है, जो इसे बाजार के सबसे एडवांस्ड मोटरसाइकिलों में से एक बनाता है। आज ब्रो सुपीरियर कंपनी प्रीमियम क्लास की मोटरसाइकिलें बनाना जारी रखती है, जो दुनिया भर के कलेक्टर्स और शौकीनों के बीच काफी लोकप्रिय है। हर मोटरसाइकिल को उच्च मानकों पर हाथ से असेंबल किया जाता है, जिससे ब्रांड की गुणवत्ता, प्रतिबद्धता दिखती है। हाल के वर्षों में ब्रो सुपीरियर ने अपनी लाइनअप बढ़ाई है, जिसमें SS100 अल्पाइन ग्रैंड स्पोर्ट और पेंडेंट सेंस लिमिटेड एडिशन जैसे मॉडल शामिल हैं। जहां तक ओरिजिनल ब्रो सुपीरियर 1919 से 40 के मॉडल्स की बात है,
हर साल उनकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। नीलामी में ये मोटरसाइकिलें बेहद ऊंची कीमतों पर खरीदी बेची जाती हैं। जैसे कि आपको कैसा लगेगा अगर किसी मोटरसाइकिल की कीमत $500,000 हो। लॉरेंस ऑफ अरेबिया की 7वीं बहाल मोटरसाइकिल, जो लंदन के इंपीरियल वॉर म्यूजियम में प्रदर्शित है, के लिए $1 मिलियन की पेशकश हुई थी, लेकिन म्यूजियम ने बेचने से मना कर दिया। इसी के साथ दोस्तों मेरी कहानी समाप्त होती है। यही है शानदार ब्रॉ सुपीरियर मोटरसाइकिलों की कहानी। ये विलासिता, रफ्तार और बेमिसाल गुणवत्ता की कहानी है। आप जानते हैं कि मेरे प्रयासों को कैसे समर्थन दें। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब का स्वागत है। धन्यवाद। आपके साथ था चैनल क्रॉस मोटो। फिर मिलेंगे। So feel to